ओके, अब हम देखेंगे सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया के बारे में। सबसे पहले सिड्रोब्लास्ट होता क्या है? सिड्रोब्लास्ट दे आर न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोब्लास्ट मतलब दे आर एरिथ्रोइड प्रिकर्सर्स which failed to develop into a mature RBC. Okay, sideroblasts are nucleated erythroblast या फिर एरिथ्रोइड प्रिकर्सर विच फेल्ड टू डेवलप इनटू मैच्योर RBC। कह सकते हो दे आर नॉर्मल इमेच्योर सेल्स इन द बोन मैरो। सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया में होता क्या है? आयन प्रेजेंट होता है बट आयन इट कैनॉट बी यूज्ड इन हीम प्रोडक्शन, मतलब बेसिकली देयर इज आयन ओवरलोड। अब इसकी हम पैथोजेनेसिस देखते हैं। सबसे पहले हम पैथोजेनेसिस देखते हैं। तो ये सारे स्टेप्स है फॉर हमारे हीम प्रोडक्शन के लिए। तो सक्सिनाइल कोए सेकंड होता है इंटू ALA, फिर पोर्फोबिलिनोजन, फिर प्रोटोपोरफायरिन प्लस आयन और फिर लास्ट में हीम। तो ये सारे एंजाइम्स है विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हीम। तो अगर इनमें से किसी की भी कोई भी एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो हीम प्रोडक्शन नहीं होगा। तो देयर विल बी डिक्रीज्ड हीम सिंथेसिस एंड इंक्रीज्ड आयन एक्यूमुलेशन, क्योंकि यहाँ पे आयन का यूटिलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से आयन एक्यूमुलेट होगा और आयन का लेवल बढ़ जाए। और इसमें से भी मोस्ट कॉमन एंजाइम कौन सा डेफिशिएंट होता है? वो है ALA सिंथेस। ALA सिंथेस डेफिशिएंट होगा तो इसकी वजह से प्रोटोपोरफायरिन फॉर्म नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से आयन यूज़ नहीं हो पाएगा और आयन एक्यूमुलेशन होगा विच विल लीड टू इंक्रीज इन द आयन लेवल्स। ओके, यही दिखा है आयन और प्रोटोपोरफायरिन फॉर्म हीम और हीम प्लस ग्लोबिन। If protoporphyrin is absent, iron deposits as granules around the sideroblast। तो जो सिड्रोब्लास्ट होता है और ये उसका न्यूक्लियस, तो आयन क्या करता है? यूज़ नहीं हो पा रहा, तो इसकी वजह से वो इट डिपोजिट्स एज ग्रैन्यूल अराउंड द सिड्रोब्लास्ट, मतलब इन द पेरिफेरी ऑफ द सिड्रोब्लास्ट में आयन एज ग्रैन्यूल्स डिपोजिट होता है एंड इट इज़ स्कैटर्ड अराउंड द माइटोकॉन्ड्रिया। और डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं हम? प्रूशियन ब्लू स्टेन से। तो ये जो स्ट्रक्चर बना इसे हम कहते हैं रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट में रिंग किसकी वजह से फॉर्म हो रही है? ड्यू टू आयन ग्रैन्यूल्स डिपोजिशन। तो होपफुली क्लियर हो गया। आयन का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, इसलिए आयन एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वो एक्सेस आयन इट डिपोजिट्स एज ग्रैन्यूल अराउंड द सिड्रोब्लास्ट। ये हो गया उसकी पैथोजेनेसिस। अब इसके टाइप्स देखते हैं। एक तो ये हो सकता है कंजेनाइटल या फिर हो सकता है एक्वायर्ड। कंजेनाइटली इट इज़ X लिंक्ड, मतलब ALA सिंथेस डिफेक्ट होगा या फिर ALA सिंथेस डेफिशिएंट होगा, ये कंजेनाइटल हो गया। अब एक्वायर्ड में मतलब अंडरलाइंग डिसीज प्रेजेंट होगी विच इज़ माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, विच इज़ मोस्ट कॉमन कॉज। ओके, मोस्ट कॉमन इज माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। कंजेनाइटल में X लिंक्ड ALA सिंथेस डिफेक्ट और एक्वायर्ड में माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, मतलब बोन मैरो की डिसीज है। ये केसेस में हो सकता है सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। ओके, रिंग सिड्रोब्लास्ट इन बोन मैरो, सिड्रोटिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये इमेज है ऑफ सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। ये सिड्रोब्लास्ट है। यहाँ पे पेरिफेरी में देख सकते हो, होपफुली अगर दिख रहा हो तो, पेरिफेरी में आयन ग्रैन्यूल्स डिपॉजिट हुए हैं विच स्टेन्स ब्लू ऑन प्रूशियन ब्लू। ओके, ब्लू कलर के हमें आयन ग्रैन्यूल्स दिखाई देंगे ऑन द पेरिफेरी ऑफ द सेल एंड इट इज़ सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। अब सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया में जो आयन डिपॉजिट्स या रिंग सिड्रोब्लास्ट दिखते हैं उसे हम कहते हैं पेपनहाइमर बॉडी। ओके, पेपनहाइमर बॉडी जो हमें दिखेंगे ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिर से क्या कहता है? पेपनहाइमर बॉडी। अब इसका जो स्मीयर होता है वो डाइमॉर्फिक हो सकता है। डाइमॉर्फिक मतलब मैक्रोसाइटिक भी हो सकता है और माइक्रोसाइटिक भी हो सकता है। तो माइक्रोसाइटिक होगा इन केस ऑफ कंजेनाइटल सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। अगर कंजेनाइटल सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया होगा देन इट विल बी माइक्रोसाइटिक, और अगर एक्वायर्ड सिड्रोब्लास्टिक हुआ तो मैक्रोसाइटिक। ओके, कंजेनाइटल में माइक्रोसाइटिक, एक्वायर्ड में मैक्रोसाइटिक। और दूसरे कॉजेज ऑफ सिड्रोब्लास्टिक MDS, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, कॉपर डेफिशिएंसी, अल्कोहल, क्लोरामफेनिकोल, लीड आइसोनियासिड, पायराजिनामाइड, ये मतलब TB ड्रग्स, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, वो भी कॉज कर सकते हैं सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। ओके, ये था सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। तो इसकी ट्रीटमेंट शॉर्ट ही है, हम आयन किलर्स दे सकते हैं। अब इसकी वो लैब फाइंडिंग्स देख लेते हैं जो हम कर लेते। सीरम फेरिटिन, सीरम आयन, टोटल आयन बाइंडिंग कैपेसिटी या सीरम ट्रांसफेरिन और ट्रांसफेरिन सैचुरेशन।
तो सीरम फेरिटिन ऑब्वियसली बढ़ेगा, आयरन स्टोर्स भी बढ़ेंगे, सीरम आयरन वो बढ़ेगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी वो कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि आयरन इतना ज़्यादा बढ़ गया हो कि ट्रांसफेरिन बाइंड ही नहीं कर सकेगा आयरन को, तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम होगी। या फिर हम कह सकते हैं सीरम ट्रांसफेरिन का लेवल कम होगा, क्योंकि बॉडी में इतना ज़्यादा आयरन होगा कि ट्रांसफेरिन प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा और ट्रांसफेरिन सैचुरेशन वो भी बढ़ जाएगा। इसका फॉर्मूला सीरम आयरन अपॉन टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। सीरम आयरन बढ़ेगा, TIBC कम होगा तो ट्रांसफेरिन सैचुरेशन भी बढ़ेगा। अब इसकी ट्रीटमेंट में देख सकते हैं हम आयरन किलेटर्स, जो आयरन को ट्रैप करेगा और उसके ओवरलोड से बचाएगा। फिर दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज लाइक माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, अल्कोहलिज्म, कॉपर डेफिशिएंसी, इन सबको हम ट्रीट कर सकते हैं। विड्रॉल ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग हमने मेंशन किए थे क्लोरामफेनिकोल, आइसोनियाजेड और पायराजिनामाइड, उसे हम विड्रॉ कर सकते हैं। फिर सपोर्टिव ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन, मतलब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। और लास्ट में इपियोथेरापी ऑल्सो में भी हेल्पफुल, लाइक एरिथ्रोपोइटिन थेरापी वो भी हम दे सकते हैं। ये था सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया।